हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारी लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 136 जो था वो शुरू कर लिया था। 136 के बारे में सिर्फ ये बताया था कि 136 जो होता है वो राइट ऑफ मेंबर होता है, ताकि वो कॉपीज़ जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको चेक कर सके। ठीक है, अब उसमें कॉपीज़ में क्या क्या चीज़ें थी। कॉपीज़ में था एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है, और एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ to be annexed or attached to financial statement which are laid before the company in its annual general meeting shall be sent to every member। किस किस को भेजा जाएगा? हर मेंबर को भेजा जाएगा of the company, every trustee of debenture holder एंड टू ऑल पर्सन सो एंटाइटल, या फिर कोई भी अदर पर्सन जो भी एंटाइटल होगा, नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर एजीएम, यानी एजीएम के 21 दिन पहले पहले भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया था। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं सर। सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो है, यानी कि सेक्शन 136 कहता है कि भाई 21 दिन पहले कंपनीज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट को सब भेजना पड़ेगा। प्रोविजो यानी कि इसका एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन किसके लिए है? कह रहा है इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, यानी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए बना रखा है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने हर शेयर होल्डर को नोटिस भेजते रहें उसका, जनरल मीटिंग का। तो उनको क्या कह रखा है कि भाई आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। मान लिया जाएगा, यानी शैल बी डीम टू बी कंप्लाइड, मान लिया जाएगा आपने सेक्शन 136 का कंप्लाइंस कर लिया अगर इफ द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, वो सारे के सारे, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कर दिए, मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, लेकिन कब होना चाहिए? ऑफिस आवर्स के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ अच्छा, कब? टाइम पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, यानी कि बाकी कंपनीज को, यानी जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं उनको तो भेजना पड़ेगा 21 दिन पहले पहले बिफोर द एजीएम, और ये भेज नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, तो इसलिए कहा कि भाई आप मेड अवेलेबल कर दो इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, ऑफिस आवर्स के अंदर 21 दिन पहले पहले ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, चल आगे। इसके साथ साथ लिस्टेड कंपनीज के लिए और क्या है? अलॉन्ग विद द अबव स्टेटमेंट, above documents, a statement containing salient features of such document in form AOC3 or copies of the documents as the company may deem fit is sent to। तो यानी कंपनी को, अगर हम कहें लिस्टेड कंपनी को प्रोविजन तो दे रखा है कि भाई आपको हर शेयर होल्डर को भेजने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर अवेलेबल करवा दो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, काफ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ 21 दिन पहले, लेकिन भाई जो शेयर होल्डर बाहर रहते हैं या फिर जो शेयर होल्डर हैं कि भाई जो उनकी रजिस्टर्ड ऑफिस की पहुंच में नहीं है, तो भाई आपको पूरा बना के देने की ज़रूरत नहीं है। एक AOC3 फॉर्मेट है जो कि MCA पे डिफाइन है, एक AOC3 फॉर्मेट है, उसके अंदर जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स है वो प्रोवाइड कर दो खाली। अगर आप एमसी की वेबसाइट पे जाके देखें और एओसी अगर आप उसमें डाउनलोड करने की कोशिश करें तो अभी वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, शायद उसमें कोई अपडेशन चल रही हो सकता है, आने वाले टाइम में उसमें कुछ अपडेशंस आ जाए। तो यानी कि वो कह रहा है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ AOC3 भेज दो, उसमें कुछ फीचर्स लिख के अपने भेज दो। ठीक है, इन AOC3, और या फिर अगर ये नहीं भेज पा रहे तो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भेज दो एज द कंपनी में डीम फिट, जैसे भी कंपनी को सही लगता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ भेजो भी जिससे शेयर होल्डर को समझ तो आए कि हो क्या रहा है, यानी अगर वो मीटिंग में आए तो उसको पहले पता होना चाहिए। यानी कि ये भेजे इसलिए आता है कि भाई शेयर होल्डर को पहले पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ों पे बात कर सकता है। किसको भेजना पड़ेगा? एवरी मेंबर, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर्स होल्डर। द स्टेटमेंट is to be sent not less than 21 days before meeting unless the shareholder asks for full financial statement, यानी अगर कोई फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है तो उसको फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं सर। रूल्स दे रखे हैं कुछ। मैनर ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि आपको सर्कुलेट करनी कैसे है, यानी भेजनी कैसे है। 21 दिन पहले पहले तो भेजना है, सेक्शन 136(1) ने कह दिया, लेकिन आपको भेजना कैसे है वो रूल्स में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज पे। भाई लिस्टेड कंपनीज पे तो हर चीज़ एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज पे, और नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि वो कंपनी जो कि नॉन लिस्टेड है लेकिन पब्लिक कंपनी है उन पे भी एप्लीकेबल है। लेकिन कब होगा एप्लीकेबल? हैविंग नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा, यानी जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है।
ठीक है, याद रखना ये इक्वल नहीं है कि 1 करोड़ के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, सिर्फ ज़्यादा कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 10 करोड़ से ज़्यादा, तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अब रूल कहता क्या है, रूल कहता है कि भाई फॉर द अबव कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी सेंट, कैसे भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपनी के पास क्या होते हैं, अगर मैं बताऊँ, कंपनी के पास बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। वैसे भी बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, या फिर दोनों में और है। उसके बाद कंपनी जो है, कंपनी का ये जो शेयर होल्डर है, इसके पास जो शेयर्स है वो डीमैट फॉर्म में है, और ये जो शेयर होल्डर है इसके पास पेपर फॉर्म में है, या फिर मैं कहूँ नॉन डीमैट फॉर्म में है। तो रूल में क्या कहा गया कि भाई जिसके शेयर डीमैट फॉर्म में है ना, उसको तो आप ईमेल कर दो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो। यानी जिसके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है उसको आप ईमेल कर दो। और वैसे भी अगर आपको पता हो तो डीमैट के अंदर ईमेल होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यानी अगर कंपनी के पास उसकी ईमेल एड्रेस है तो ईमेल कर दो, यानी कि आपको फिजिकल कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास नॉन डीमैट शेयर्स के अंदर फॉर्म है, यानी कि पेपर फॉर्म में है, तो कंपनी क्या कर सकती है, इसको भी मेल कर सकती है। लेकिन 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 इस पर्सन की कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी इसकी मर्जी लेनी पड़ेगी कि ये पॉजिटिवली कंसेंट कर दे कि भाई मुझे अपनी जो ये है कॉपीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और जो नोटिस है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो भी बच गए उनको फिजिकल भेज देंगे, ठीक है। तो ये 3 मोड है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड, शेयर होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर कह रहा है शेयर होल्डर हुज शेयर्स आर इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, यानी जिनके शेयर डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर है, प्लस हैविंग देयर ईमेल आईडी, और उनकी ईमेल आईडी भी है। और वैसे भी डीमटेरियलाइज में है तो ईमेल आईडी होना मैंडेटरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड, शेयर होल्डर प्लस हैविंग शेयर्स इन नॉन डीमटेरियलाइज फॉर्म, यानी जिनके शेयर जो है वो नॉन डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर है लेकिन पॉजिटिवली कंसेंटेड, यानी कि उन्होंने अपनी मर्जी दे दी है इन राइटिंग फॉर रिसीविंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी बच गए उनको हम फिजिकल कॉपी भेज देंगे, फिजिकल कॉपीज भेज देंगे थ्रू एनी रिकॉग्नाइज मोड ऑफ डिलीवरी एज पर सेक्शन 20 फॉर केसेस अदर देन 1 और 2, यानी कि इन दोनों के अलावा। सेक्शन 20 में क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, या कोरियर करा दो, ठीक है। रूल समझ आता है सर। चले आगे। आगे है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 136, यानी कि अगर आपने 21 दिन पहले नोटिस नहीं भेजा या लिस्टेड कंपनी ने उसको अवेलेबल नहीं करा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर और साइलेंट फीचर जो है AOC 3 में नहीं भेजे, तो कंपनी को पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपये की, कम से कम 25,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और हर एक ऑफिसर को लगेगी 5,000 रुपये की, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगी 5,000 रुपये की। चलिए सर आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर पहले तो कहा सेक्शन 136 के अंदर कि भाई आपको सेक्शन 136 में कहा आपको जो है अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉपीज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो फाइल करनी पड़ेगी, किसको, शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स के ट्रस्टी को। अब सेक्शन 137 के अंदर कहा जाता है कि भाई पहले तो आप शेयर होल्डर को दे दोगे, उसके बाद आपको एक और आदमी को देनी पड़ेगी, एक और पर्सन को देनी पड़ेगी जिसका नाम है ROC, यानी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को भी देने पड़ेंगे। क्या क्या देना पड़ेगा, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। सेक्शन 137(1) कहता है अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने हैं, उसके साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। यानी कि सेक्शन 137(1) कहता है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी और अटैच्ड टू सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड एट AGM, अडॉप्टेड होने चाहिए, शैल बी फाइल्ड विद ROC विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल कर देने हैं फ्रॉम AGM विद सच फीस। और इफ़ फेल टू फाइल विद इन 30 डेज, अगर 30 दिन के अंदर आप फेल हो जाते हो, फाइल नहीं कर पाते 30 दिन के अंदर, देन कंपनी कैन फाइल अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फाइल कर सकते हैं, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 403, यानी सेक्शन 403 कहता है अगर आप फेल हो जाओ तो क्या करना है। कंपनी कैन फाइल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी कर सकती है, यानी ये नहीं सेक्शन 137 के अंदर आप फेल हो गए तो आपको इनएलिजिबल हो गए आप फाइल करने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 403 की हेल्प लोगे। 403 कहेगा आप लाइफ टाइम तक के लिए कभी भी फाइल कर सकते हो, ठीक है, ऑफ कंपनी विद मैक्सिमम पेनल्टी जो लगेगी आपकी 9 टाइम्स लगेगी,
मैक्सिमम पेनल्टी जो लगेगी वो 9 टाइम्स लगेगी ऑफ द फाइलिंग फीस। यानी कि जो रूल्स के अंदर फीस दे रखी है, अच्छा रूल कौन से थे इसके अंदर, हमारे रूल थे हमारे, यानी कि रूल में जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं 403 के अंदर, अ कंपनी कैन फाइल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी विद मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 9 टाइम्स ऑफ द फाइलिंग फीस, ठीक है। यानी जो भी रूल में लिखा है, रूल हमारा था द कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, प्रोविजन टू सेक्शन 137। भाई प्रोविजन तो हर सेक्शन का होता है नॉर्मली। अब 137 ने तो कहा कि भाई आपको अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे। अब 137 क्या कहता है कि भाई अगर कंपनी के अंदर व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड एट एजीएम या फिर एडजर्न जनरल मीटिंग, यानी कि जनरल मीटिंग में या फिर एडजर्न जनरल मीटिंग के अंदर अडॉप्ट नहीं हो पाते, तो क्या होगा, देन सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शैल बी फाइल्ड विद आरओसी, ठीक है। तो जो अनअडॉप्टेड है ना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप उनको ही फाइल कर दो, आप उनको ही फाइल कर दो आरओसी के पास। यानी कि अनअडॉप्टेड का मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर ने अभी अप्रूव नहीं करा, ठीक है, या तो हमारी मीटिंग एडजर्न हो गई या फिर एडजर्न मीटिंग भी एडजर्न हो गई, या कोई भी रीज़न की वजह से अगर शेयर होल्डर ने उसे अप्रूव नहीं करा, तो भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। 30 दिन आप कहाँ से लेंगे, ऑफ द डेट ऑफ एजीएम, यानी जो आपकी मेन एजीएम की डेट थी वहाँ से लेके चलोगे। आरओसी, आरओसी क्या करेगा, द रजिस्ट्रार शेल टेक देम, ये जो अनअडॉप्टेड है उनको रख लेगा इन हिज रिकॉर्ड एज प्रोविजन, यानी उसको प्रोविजन मान के रखेगा, एक्चुअल मान के नहीं रखेगा। टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जहाँ अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं होते आफ्टर अडॉप्शन इन एडजर्न जनरल मीटिंग, ठीक है। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अडॉप्टेड इन एडजर्न जनरल मीटिंग, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो जाते हैं एडजर्न जनरल मीटिंग के अंदर, देन दे शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, तो उसको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार। यानी कि हमने पहले तो प्रोविजनल फाइल कर ही दिया है, ठीक है, ये अनअडॉप्टेड थे तभी तो प्रोविजन में आया। अब क्या हुआ, हमने अडॉप्ट करवा लिए, यानी कि एडजर्न जनरल मीटिंग के अंदर अडॉप्ट हो गए, तो जब से अडॉप्ट हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें फिर से आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। यानी कि इन एडजर्न जनरल मीटिंग दे shall be filed with registrar within 30 days of the date of such adjourned general meeting with such fees as may be prescribed under section 403, ठीक है। प्रोविजो, ये सेकंड प्रोविजो है। ओपीसी जो है, वन पर्सन कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड by its member along with all documents where which are required to be attached, यानी कि ओपीसी को भी आरओसी को देना पड़ेगा। अच्छा ओपीसी के अंदर अडॉप्शन की बात जो है वो इतनी नहीं है कि भाई अडॉप्ट करना भी मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही पर्सन है, वो तो अपने आप को अडॉप्ट कर ही लेगा, मतलब अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अडॉप्ट कर लेगा। विद इन टाइम पीरियड भी दे रखा है, वहाँ के टाइम पीरियड था 30 डेज, कब से, एजीएम से। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि यहाँ पे एजीएम की डेट नहीं है, यहाँ पे है 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 30 सितंबर हो गया। अगला प्रोविजन, अ कंपनी शैल अलॉन्ग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी, उसको साथ साथ क्या अटैच करना पड़ेगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भेजेगी कंपनी उसके साथ साथ क्या अटैच करेंगे, द अकाउंट ऑफ इट्स सब्सिडरी, अपने सब्सिडरी के अकाउंट्स भी, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन सब्सिडरी की डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। यानी मैं लिखूँ कि फॉरेन सब्सिडरीज, यानी फॉरेन सब्सिडरीज की डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ विच हैव नॉट इस्टेब्लिश देयर प्लेस इन इंडिया, यानी कि उन फॉरेन सब्सिडरीज या बिजनेस की डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको, सब्सिडरीज की डिटेल्स देनी पड़ेगी जिन्होंने अभी तक अपना बिजनेस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश नहीं किया है, क्योंकि इंडिया में इस्टेब्लिश कर देंगे तो उनको भेजना ही पड़ेगा सब्सिडरी को अलग से। अच्छा तो यानी कि उन सब्सिडरीज की डिटेल देनी पड़ेगी जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अंदर और जिन्होंने अभी तक अपना बिजनेस जो है इस्टेब्लिश नहीं करा इंडिया के अंदर। सेक्शन 137 सबसेक्शन 2 पे आते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग नॉट हेल्ड, यानी अगर एजीएम ही नहीं हुई, पहली बात तो एजीएम करना मैंडेटरी है, अगर एजीएम ही नहीं हुई, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड ड्यूली साइंड, यानी कि भाई जब तक डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट नहीं होंगे, सेक्शन 137 कहता है
137(1) कहता है कि डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले क्या करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अडॉप्ट करने के बाद ही तो आपको उसको भेजना पड़ेगा आरओसी के पास, ठीक है। तो प्रोविजो ने कहा कि भाई अगर अडॉप्टेड नहीं होते यानी एडजर्न हो जाती है मीटिंग, तो आप प्रोविजनल बेसिस पे भेज सकते हो और बाद में जब अडॉप्ट हो जाएगी तो आप वो भेज सकते हो। लेकिन अगर मीटिंग ही नहीं हुई यानी एजीएम ही नहीं हुई तो क्या करें? अगर एजीएम ही नहीं हुई तो क्या करें? तो उस केस में द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड ड्यूली साइंड, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ड्यूली साइंड, यानी कि ये हर चीज़ इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम में जब हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू बी फाइल्ड, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है ड्यूली साइंड। साइंड बाय किसके? साइंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए हमें। साइंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर क्यों नहीं? कि मीटिंग ही नहीं हुई, जनरल मीटिंग नहीं हुई, तो कहाँ से शेयर होल्डर उसको अडॉप्ट करेंगे? प्लस इसके साथ साथ अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी तो बतानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रीज़न भी देने पड़ेंगे फॉर नॉट होल्डिंग क्या? एजीएम विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट बिफोर विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, यानी कि भाई एजीएम आपने क्यों नहीं करी उसके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दो और रीज़न भी दो, ठीक है, कि भाई आपने जब एजीएम होनी चाहिए थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर भी एजीएम क्यों नहीं करी, ठीक है, शुड हैव बीन हेल्ड एंड इन सच मैनर एज पर प्रिस्क्राइब फीस, और उस फीस को भी उनको पे करना पड़ेगा कंपनीज को। चले आगे। अगला आता है सेक्शन 137 सबसेक्शन 3। अच्छा, इसके जो अमेंडमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं बाद में डील करूँगा। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट मिलेगी, यानी सेक्शन 137 का अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा यानी कि आपने आरओसी को फाइल नहीं करी तो कंपनी को पेनल्टी है, ऑफिसर्स को भी पेनल्टी है। कंपनी को क्या पेनल्टी है? पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ ₹1000 फॉर एवरी डे, हर दिन के 1000 रुपये लग जाएंगे, ड्यूरिंग विच फेलियर कॉन्टिन्यूज बट शैल नॉट एक्सीड 10 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, कंपनी को लगेगा। ऑफिसर्स को क्या लगेगा? एमडी सीएफओ, एमडी या सीएफओ को इन द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर हु इज चार्ज, यानी जिसको हमने अथॉरिटी दे रखी थी बाय बोर्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग, यानी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको कंप्लाई करेगा, यानी सेक्शन 137 को ऑफ दिस प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ अबाव, यानी कि अगर एमडी भी नहीं है, सीएफओ भी नहीं है या फिर कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसको इंचार्ज बना रखा था इन द एब्सेंस ऑफ अबाव, तो किसको लग जाएगी पेनल्टी? सारे डायरेक्टर्स को लग जाएगी। ऑल द डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल। क्या पनिशमेंट होगी? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक की उनको सजा हो सकती है। फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए का फाइन तुमको लगेगा ही लगेगा, और है, यानी कि या तो सजा हो जाएगी या फाइन लगेगा, बट मे एक्सटेंड टू 5 लाख, 5 लाख तक हो सकता है, या फिर और बोथ, ये दोनों भी हो सकता है, ठीक है सर, समझ आती है चीज़ें। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 138 जो कि है इंटरनल ऑडिट का, ये हम करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और कुछ मेरे से कह रहे थे कि भाई जो कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं या फिर मैंने कुछ अमेंडमेंट्स कवर नहीं करे तो वो मैं अलग वीडियोस में कवर करूँगा, इसके अंदर कवर नहीं करूँगा। ये तो हमारी नॉर्मल जो ICI की वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हो स्टडी मैट, ये मैंने वहाँ से ले रखा है, ये सारा का सारा मैंने स्टडी मैट से ले रखा है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि जो जो उसमें लिखा है मैंने वही करा, और बेरक से भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। तो जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हम बाद में डील करेंगे। तो उसके बाद अगली क्लास जो होगी वो हमारी सेक्शन 138 की होगी। तो पढ़ाई करिए, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, और कीप स्टडिंग।